वी आर गोइंग टू डू साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 और उसका चैप्टर का आपका नाम है बेटा साउंड। साउंड का मतलब होता क्या है? ध्वनि या आवाज़। ये आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें पता है कि इनको बजाने से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड एक्चुअली क्या चीज़ है? साउंड को भी सबसे पहले तो ध्वनि को भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे आप रोड के ऊपर चलते हो, ठीक है, इसी तरीके से आवाज़ को भी, आवाज़ कैसे सुनाई देती है? आवाज़ एक्चुअल के अंदर सुनाई देती है मीडियम के थ्रू ट्रैवल होके। हवा है हर तरफ। इस दुनिया के अंदर सारी चीज़ें किस चीज़ से बनी है? पार्टिकल्स से बनी है, ठीक है। ये पार्टिकल है, हवा के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें। जब आप अपनी आवाज़ ध्वनि को निकालते हैं, अभी इस समय के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, तो ये एक मीडियम के थ्रू इस तरीके से ट्रैवल करती हुई जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। ये आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी तक आप ये समझ के चलिए कि साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ओके। अब आगे देखिए, साउंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग। ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बात नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन के लिए सुन नहीं पाएंगे, तो साउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम आगे देखते हैं कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे जाती कैसे है, उसको देखिए। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मान लो कि बच्चा है, ये कुकर को ऐसे उल्टा लटकाया और उसको पीटना शुरू कर दिया, तो उसके अंदर से वाइब्रेशंस होती हैं। देखो हर चीज़ मैंने क्या बताया, पार्टिकल से बनती है, ठीक है। ये सभी पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर मैंने क्या बताया था, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, याद है। लिक्विड के अंदर ये दूर दूर होती है, गैस के अंदर और दूर दूर होती है। मान लो ये एक कुकर, सॉलिड यानी कि कुकर, या फिर ये जो लड़का जो दिखा रहा है, इसके अंदर से ये यहाँ पे इसको रिंग कर रहा है, इसके पार्टिकल्स ऐसे क्लोजली पैक्ड है। इसको उसने मारा तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह पे क्या हो जाएंगे, एक इन पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस कम होता है और अपनी जगह के ऊपर घूम रहे होते हैं ऐसे। जब इसने इसको स्टिक से मारा तो एक दूसरे के साथ में कोलाइड करेंगे तो इनके अंदर क्या पैदा होगी, वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन की वजह से ये वाइब्रेशन, अब ये वाइब्रेशन क्या होगी, ये ट्रैवल करेगी जो सराउंडिंग की जो हवा है, इसके जो आसपास की जो हवा है, हवा के अंदर भी पार्टिकल है, गैस है ना, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये वाइब्रेशन इसके अंदर से ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करते करते हमारे ईयर्स तक पहुंचेगी, जिसको हम साउंड बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब आगे देखेंगे। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या चीज़ होता है? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब ये देखो, ये है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे कैसे क्या वाइब्रेशन कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में आ जाते हैं। व्हेन स्टक दे आर प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन एंड इट इज कॉल्ड साउंड, ओके। When a tightly stretched band is plugged, the vibrate the produces sound. When a tops vibrating, आपने रबड़ बैंड को वैसे खींच के ऐसे करके छोड़ के देखा हुआ है, टंग करके एक आवाज आती है ना। ऑल्सो अब हम आगे पढ़ते हैं, ये सारंगी इत्यादि जब हम करते हैं, इसको हम करते हैं तो ये क्या है, तार इसके साथ में बंधी हुई है, ये वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने से हवा के अंदर मीडियम में पार्टिकल्स वाइब्रेशन आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और वो हमारे को साउंड की तरह सुनाई देती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मंजारा और ये इस तरह से जब आप घड़े को ऐसे बजाते हो, इसको सारंगी को बजाते हो, थाली को बजाते हो, एवरीथिंग प्रोड्यूसेस क्या चीज़, साउंड। When you see that the vibrating object produce sound, in some cases the vibration are easily visible to us. कई बार ये हमारे को वाइब्रेशन दिखाई भी देती है, जैसे तार हिलता है ना, दिखाई देता है। But in most cases their amplitude is so small that we cannot see them. Amplitude क्या चीज़ होता है ये हम आगे देखेंगे। However we can feel them. Make a list of the familiar musical instrument, identify, ये सारा चीज़ें हो गया। अब हम आगे चलते हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहले हम कहते हैं कि साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन। अब एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होता है कि आपने एम्पलीफायर देखा हुआ है ना, एम्पलीफायर जो कि ये डेक वगैरह गाड़ी वगैरह के अंदर लगता है, गाना भी है एम्पलीफायर, है ना, इमरान खान का। तो वो सारी चीज़ें क्या चीज़ होती है एक्चुअली, एम्पलीफायर। किसी साउंड की वाइब्रेशंस को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ह्यूमंस के केस के अंदर बात करते हैं। स्पीक लाउडली फॉर अ व्हाइल और सिंग अ सॉन्ग और अ बज लाइक अ बी। कीप योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन। ऐसे करो, या फिर आप बोल के देखो, आप अपने गले के ऊपर हाथ लगा के देखेंगे, आपको वाइब्रेशन फील होएगी जब आप बोल रहे हैं, खाली ऐसे नहीं, जब आप बोल रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू से बजिंग साउंड, बेशक करके देखो, करो, हो रहा है, बजिंग हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, व्हाट इज दिस,
इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स। हमारे गले के अंदर, यहाँ पे देखो ये इसमें हाथ लगाया हुआ है इधर, यहाँ होता है क्या, वॉइस बॉक्स। क्या होता है बेटा, और इसी का दूसरा नाम क्या है, लारेंक्स। क्या है, लारेंक्स। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड द हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव। और ये बम्प, ये देखो ऐसे करके जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है, बम्प, ये वाली चीज़, ये जब हम बोलते हैं, मान लो आप बोल रहे हो, कुछ भी बोलो, अपना नाम बोलो सभी, ऐसे हाथ लगा के यहाँ पे प्रोट्रूडिंग पार्ट को हाथ लगा के, ठीक है, ये ऊपर नीचे होएगा देखो हमेशा, है ना। तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, दिस पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। हमारे जो गले के अंदर क्या होता है बेटा, गले के अंदर ये हमारा ओपनिंग है, यहाँ से जो हमारी एक विंड पाइप है, दो पाइप साइमल्टेनियसली चलती हैं, दो पाइप ऐसे करके साइमल्टेनियसली चलती हैं, जिसमें से एक तो होती है विंड पाइप और दूसरी होती है फूड पाइप। फूड पाइप ये सारा आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है, अंदर ये नीचे चली गई, अंदर आपके स्टमक इत्यादि और उसके अंदर। दूसरी ये जो पाइप होती है, ये आपकी आ गई यहाँ पे लंग्स तक आ गई, विंड पाइप, ठीक है। ये विंड पाइप वो वाली पाइप होती है जो आपके यहाँ पे दो छेद नहीं होते, आप बोलेंगे जिसको काग भी बोलते हैं, दो छेद दिखाई देंगे, अपने मुंह खोल के देखना इधर, ठीक है। ये आपके नोस्टल से ऐसे अटैच हो रखे होते हैं, ये आपके जाके आगे जाके आपके अटैच हो रखे हैं आपकी विंड पाइप के साथ में, ठीक। कई बार खाना खाते वक्त उल्सन आ जाती है, खाना विंड पाइप में चला जाता है तो आपको उल्सन आ जाती है, राइट। अब क्या चीज़ होता है, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। हम जब बोलते कैसे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। हम जब बोल रहे हैं इस समय के ऊपर हम सांस हमेशा छोड़ते हैं, सांस लेते वक्त कोई नहीं बोलता। हमारी जो आवाज़ है वो सांस छोड़ने की प्रक्रिया है, ओके। अब सांस जब हम छोड़ते हैं, हमारी गली के अंदर, हम गली नहीं, हमारे गले के अंदर एक वॉइस बॉक्स है, लारेंक्स जिसको हम बोलते हैं। इसके थ्रू स्लिट, स्लिट का मतलब होता है झल्ली, इस तरीके की झल्लियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, विंड पाइप के अंदर। ये देखो ये विंड पाइप है, ये इस तरीके की झल्लियाँ बनी हुई है, ये आपको दिखाई भी दे जाएंगी, देखो ऐसे करके गले के ऊपर, अगर आपको धीरे धीरे ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके ही होती है ना स्लिट। तो ये जो झल्लियाँ होती हैं, जब हम हवा छोड़ते हैं, प्रेशर से हम जब बाहर निकाल रहे हैं, तो ये लंग्स की हवा उस स्लिट के साथ में टकराती है और वोकल जो कोड है हमारा, उसके टकराने की वजह से वाइब्रेट करती है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग साउंड, जिसकी वजह से हमारे वोकल कॉर्ड से आवाज़ निकलती है। दोबारा बोल रहा हूँ, हम जब सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, ब्रीथ आउट करते समय हमारी गले के अंदर झिल्लियाँ बनी हुई हैं, जो कि वो हवा जब टकराने के बाद में वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेशन के कारण वॉइस बॉक्स के अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है। इज इट क्लियर जी। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। और हमारी जो वोकल कॉर्ड है, वोकल मतलब, वोकल का मतलब ही क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड है, इसके अंदर जो मसल्स हैं वो अपने हिसाब से टाइट और लूज, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, मतलब इस तरीके से फ्लेक्सिबल है। हम उनको टाइट करना चाहें तो हम टाइट कर सकते हैं, हम उनको लूज़ करना चाहें तो लूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा आराम से बोलना, हमारा तेज बोलना, ये सारा का सारा हमारे इस वोकल कॉर्ड की मसल्स को रेगुलेट करना है। इज इट ओके? When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when we are loose and thick. Let us see how the vocal cords function. हमारा vocal cord function कैसे करता है, ये आपने देखा रखा है। कई बार हम वो पपीरी बजाते हैं, पूरा मुंह फुला फुला के, है ना। ये देखो जैसे लड़की है कि आप एक समथिंग, एक वो ले, पन्नी सी ले, और उसको ऐसे करके, छोटे बच्चे करते हैं ना, उसको आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जब अपना क्या कहते हो, जब आप सीटी बजाते हो तो आपको अपना मुंह ऐसे राउंड करना पड़ता है। तो वो कई इस तरह की चीज़ें होती हैं जिस समय के ऊपर आप अपनी वोकल कॉर्ड्स की मसल्स को रिलैक्स कर रहे होते हो या टाइट कर रहे होते हो। रिलैक्स और टाइट करने के समय जब आप सांस छोड़ते हैं तो उससे जो अटैच जो मसल्स हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्लिट्स, तो वो स्लिट्स के साथ में टकराने के बाद में अलग अलग तरह की आवाज़ें पैदा करती हैं, ठीक है। कई बार हम राग अल्पाते हैं, हम गाना गाते हैं, तब हम आपको अपने गले को करके अलग से ही सुर को तान के साथ में करते हैं, है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट हाउ वी आर लिविंग द ब्रेथ, या फिर हम हवा कैसे छोड़ रहे हैं गले से।
द वोकल कॉर्ड्स इन द मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग। अब वोमेन और मैन के अंदर भी ये चीज़ अलग है। आदमियों के अंदर 20 मिलीमीटर लंबी होती है, वोमेन के अंदर ये 5 मिलीमीटर शॉर्टर होती है, यानी कि 15 मिलीमीटर के आसपास में होती है। चिल्ड्रन हैव अ वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, दिस इज द रीजन व्हाई द वॉइस ऑफ द मैन वुमेन और चिल्ड्रन आर डिफरेंट। अब आपको पता है कि एक आदमी जब बोलता है तो उसकी हॉर्स वॉइस होती है ना। जब एक बच्चा बोलता है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, और एक लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। दिस इज द रीजन। नाउ साउंड नीड अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। अब आपने Can you think an explanation? It's possible that the decreasing amount of the air in the tumbler had something to do with the decreasing loudness of the ring. ये एक इसने क्या कहा है, एक्सपेरिमेंट देखो क्या कहते हैं। टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, मेक श्योर इट्स ड्राई, प्लेस अ सेल फोन इन इट। सेल फोन रख दिया इसके अंदर, ये नहीं पानी के भरे हुए खाली गिलास के अंदर। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन द वाटर। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल, किसी को बोलो इसको फ़ोन करेगा। नाउ सराउंड द रिंग ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, और जो जब ये गिलास के अंदर से फ़ोन रिंग कर रहा है, आप उसको ऐसे पकड़ के देखो, आपको वाइब्रेशंस फील होगी, ठीक है। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, और इस तरीके से जब वो रिंग कर रहा है तो अपने हाथ को ऐसे करके आप रख लीजिए, उसको ऐसे क्लोज कर लीजिए। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, लिसन टू द रिंग व्हाइल स्टकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। और उस हवा के अंदर से एक काम करो, फ़ोन रखा आपने गिलास के अंदर, उसको ऐसे पकड़ा और उसके अंदर से ऐसे करके पूरा हाथ क्लोज करके उसके अंदर से वैक्यूम बना दो, सारी हवा को सक कर लो। उसके बाद क्या करेगा, डज द साउंड बिकम्स फेंटर एज यू सक एयर। फिर जब आपका दोस्त उस फ़ोन के ऊपर रिंग करेगा, आपको उसकी आवाज़ है ना बिल्कुल मंदी मंदी आएगी, उसकी बिल्कुल फेंट हो चुकी होगी आवाज़। इसका मतलब क्या होगा, रिमेंबर द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन। जैसे आप हाथ हटा देते हो, आवाज़ दोबारा तेज आनी शुरू हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? It is possible that the decreasing amount of the air in the tumbler had something to do with the decreasing loudness of the ring. जी हाँ, हवा चाहिए होती है, आपने हवा को निकाल लिया, इसका मतलब उसके वो मीडियम उसको ख़त्म कर दिया आपने, और इसके लिए उसकी आवाज़ मंदी हो गई। तो इससे आपको क्या सिद्ध होता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और मीडियम क्या होता है, वो हवा। Indeed, you have been able to suck all the air in the tumbler. The sound would stop completely. Actually, sound need a medium to travel. When the air has been removed completely from a vessel, it is said there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through the vacuum. अब आगे देखिए. Take a bucket, bathtub, fill it with the clean water. Take a small bell. Once again, shake this bell inside the water to produce sound. Make sure that the bell doesn't touch the body of the bucket or the tub. Place your ear gently in the water surface. Be careful, water should not be entered in your ear. Can you hear the sound of the bell? Does it indicate the sound can travel through the liquids? Let us find out. अच्छा, आपने कभी पानी के अंदर भी साउंड ट्रैवल होती है, परंतु बहुत कम होती है। आप एक घंटी को बजा के देख सकते हैं, देखो उसको अंदर जाके बजती है नहीं बजती। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो। ये सभी आपने खेल रखा है इस तरीके से, 2 टेलीफोन बना के, कप वाला टेलीफोन, सब ने खेल रखा है बचपन के अंदर, नहीं खेल रखा? हाँ, तो इस तरीके से अगर आप 2 टम्बलर ले उसको एक रस्सी के साथ में बांध दोगे, तो आप यहाँ से दूसरे रूम में भी चले जाओगे और यहाँ से आवाज़ बोलोगे फ़ोन की तरह, हेलो हेलो, तो उसको वहाँ पे सुनाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच में के अंदर एक मीडियम ट्रैवल करने के लिए होता है, यह तार के थ्रू वो चीज़ जा रही है। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। अब हम अपने कानों के बारे में, अभी हमने ये तो पता चल लिया कि हम बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स पता चल गया सभी को, लारेंक्स। अब हम कानों के बारे में। द शेप ऑफ आवर आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक फनल। हमारी जो शेप है कान की, वो एक फनल की तरह है। फनल क्या होता है? फूकनी। ठीक है। द साउंड एंटर्स, इट ट्रेवल्स डाउन द कैनल एट द एंड ऑफ द विच अ थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच्ड टाइटली। जब हम इसके अंदर से जब कान जाते हैं, ये देखो इस तरीके की हमारा ईयर की शेप है, ये एक फनल शेप में है। ठीक है, ये हमारे ईयर का आगे वाला है, ये एक फनल शेप में है। अ थिन मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड टाइटली, इट इज कॉल्ड एज द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या चीज़ होती है? यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है अंदर की साइड के अंदर, जो कि बिल्कुल एक इलास्टिक टाइप के अंदर होती है, जैसे ढोल होता है ना, ढोल के ऊपर का थाप जिस पे देते हैं, इसी तरह की एक मेम्ब्रेन होती है। इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट्स बिल्ड द टिन कैन मॉड ऑफ द ईयर ड्रम। ये देखो, ईयर ड्रम एक स्ट्रेच रबड़ शीट की तरह होती है।
साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जब यहाँ से आवाज़, हवा के अंदर से आवाज़ ट्रेवल करती है, ये तो आपको पता चल गया। जब हमारे कान ऐसे क्यों बने होते हैं? टू अटेन मैक्सिमम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा साउंड हमारे, ये देखो एक फोकस है बिल्कुल ऐसे करके चौड़ा हो रखा है तो, और इसकी शेप देखो बिल्कुल सबकी बिल्कुल ऐसी है कि अंदर करके कोई भी चीज़ अंदर जाए। ये प्रकृति ने हमारे को इसलिए बना रखी है कि जब आवाज़ आएगी, अच्छा ये देखो यहाँ से थोड़ा सा आप देखो ऐसे करके, क्योंकि जब हम खुद से बात करते हैं तो हमारी आवाज़ भी यहाँ तक ऐसे करके जा रही होती है। तो एयर के थ्रू साउंड प्रोपोगेट करती है, यही एयर साउंड के साथ में इस ईयर ड्रम तक पहुँचती है, उसको वाइब्रेट करती है। ठीक है, द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। ये ईयर ड्रम से फिर अंदर की तरफ, और देखो यहाँ की हम बात कर ली, ये है आपका ईयर ड्रम, अब इससे और अंदर की तरफ इस वाइब्रेशंस को आगे फॉरवर्ड करती है। द सिग्नल्स गोज टू द ब्रेन, यहाँ से ये ब्रेन के साथ में अटैच होता है और हमारे दिमाग को सिग्नल मिलते हैं कि कहीं से कोई आवाज़ आ रही है। हमारी दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। अगर कोई बोले दीपांशी, तो इसका मतलब यहाँ से हमारी कानों के अंदर गया, ईयर ड्रम से स्टक किया, वो साउंड की वाइब्रेशंस हमारे दिमाग ने पिकअप करी और उसको एकदम से पता चल जाता है। ठीक है, अब हमारा दिमाग समय के अनुसार धीरे धीरे इवॉल्व होता वॉइसेस को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, पिक करता है। ठीक, फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो कान उसके भी काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं तो हो, लेकिन आप उसको ताली बजाते हो, ये करते हो, वो यहाँ वहाँ नहीं समझ नहीं पाता वो, इसका मतलब उसको साउंड तो आ रही है, यहाँ से वाइब्रेट करने के बाद में उसके दिमाग तक भी जा रही है, बट ही इज़ नॉट एबल टू पिक अप द साउंड कि कहाँ से क्या आ रही है, कौन बोल रहा है। उसका नाम रख रखा है कालू पीलू, वो बोलते रहोगे उसको समझ में नहीं आएगा कौन क्या है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उन चीज़ों को स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद उसको रिकॉल करता है और फिर आप एकदम से रिस्पॉन्ड करते हो। जैसे मैं बोलता हूँ दीपांशी, तो दीपांशी ने एकदम से ऊपर को तरफ देखा है ना, इस तरीके से। ये देखो ये ईयर ड्रम है यहाँ पे, यहाँ तक, और ये देखो ये बाद में यहाँ से करके कनेक्टेड है ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स समझते हो क्या होते हैं? ठीक है, हमारी सारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की तरह न्यूरॉन्स हैं जो कि सारी बॉडी के अंदर मैसेजेस सेंड करते हैं, वो हमारा कनेक्शन, वो आप आगे वाले क्लासेस के अंदर भी पढ़ोगे। यहाँ तक आगे सबकी समझ में ईयर कैसे काम करता है, ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपको कभी भी कोई शार्प पेंसिल इत्यादि अब कई बार लेके कान के अंदर लेके लगे पड़े हैं, अब पेन लेके घुसा दिया, ये कर दिया, ये जो आपका ईयर ड्रम होता है बहुत डेलिकेट होता है रबड़ के, अगर इसको आप किसी चीज़ के अंदर ऐसे स्टक कर देंगे यहाँ पे छेक हो जाएगा। और ईयर ड्रम में छेक होने का मतलब यू आर नेवर एबल टू हियर इट प्रॉपर्ली। बहुत साइकोलॉजिकली दिमाग में परेशानी रहेगी, आपको अलग अलग तरह की आवाज़ें आती रहेंगी, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई फूंक मार रहा है कान के अंदर कंटिन्यूसली, सो भी नहीं पाओगे। ठीक है, और बहुत दर्द होता है, इसलिए बी केयरफुल। ये नहीं कि चल मैं तेरा कान साफ़ करूँगी तो इतना कुछ भी लेके और अपने लग गए। ठीक है, कान, अच्छा दूसरा, और कान के अंदर कई बार वैक्स वगैरह हो जाता है, मैल वगैरह हो जाता है ना, वो वैक्स एक्चुअली किस लिए होता है? वो ज़रूरी होता है, वो आपकी बॉडी का बहुत ज़रूरी पार्ट है। वो वैक्स गंदा नहीं है, ताकि कोई भी हवा के थ्रू कोई भी पॉल्यूशन इत्यादि, कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें आपके कान के अंदर जाके एंटर ना कर जाए, क्योंकि इसके पीछे ब्रेन है, ईयर ड्रम कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे वो वैक्स आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, कोई भी चीज़ जाएगी यहाँ पे आके स्टक हो जाएगी, चिपक जाएगी उससे, और आपके ईयर ड्रम प्रोटेक्टेड रहेगा। इज इट क्लियर? तो वैक्स को हम क्या करते हैं, निकालने के लिए अंदर अंदर मारते रहेंगे। कई बार हम उस वैक्स को अंदर तक मारते इस ईयर ड्रम के ऊपर चिपका देते हैं, ये लो और ख़राब कर दिया उसको। फिर क्या होता है, फिर आपको आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती हैं। फिर आप जाते हो किसके पास में, ENT वाले के पास में, डॉक्टर के पास में, वो आपके साफ़ करता है इसको। जब भी दांत साफ़ करवाना हो, सॉरी कान साफ़ कराना हो, डॉक्टर से कराएं। ठीक है, एक्सपर्ट से कराएं। ओके, आगे देखो, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट कंसंट्रेट हियर एंड वी आर गोइंग टू डन विद दिस। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है? वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। किसी भी चीज़ का टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाता है? वाइब्रेशन। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, और इसको और क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ये देखो आपने पेंडुलम वाला सबने पढ़ रखा है पहली क्लासेस के अंदर। ये टू एंड फ्रो मोशन क्या चीज़ है? वाइब्रेशन। अगर पार्टिकल्स के अंदर बहुत तेज हो रहा है तो वाइब्रेशन कहते हैं, अगर पेंडुलम के केस में इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, यू हैव ऑल्सो लर्न दैट
अच्छा, वन ऑसिलेशन क्या होता है? जब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके वापस इसी पॉइंट पे आ गया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक, जितना टाइम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगा, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक, you have already learned in earlier classes about the oscillatory motion as and its time period. The number of oscillation per second is called as the frequency of the oscillation. अब frequency of the oscillation क्या होता है? एक सेकंड के अंदर ये कितनी बार पूरा ऑसिलेशंस लेता चला गया, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। जी। पेंडुलम के केस के अंदर आपको बहुत बड़ा सा बॉब ऐसे तो एक सेकंड के अंदर, वो तो भाई एक सेकंड के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक भी नहीं आ पाएगा। परंतु हम बात करें कि सभी चीज़ें पार्टिकल से बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे एटम्स और पार्टिकल, बिल्कुल माइन्यूट, दिखाई भी नहीं देते। उनको अगर हम स्ट्रक करा जाए तो एक सेकंड के अंदर वो बहुत बार अपनी जगह के ऊपर ये ऑसिलेशंस पूरा कर जाते हैं, जिसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्स। और इसको किस चीज़ में नापते हैं? हर्ट्स के अंदर। किस चीज़ के अंदर नापते हैं? सिंबल है इसका HZ। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो 1 हर्ट्स का मतलब क्या होगा? 1 हर्ट्स अगर बोलो कि फ्रीक्वेंसी इसकी 1 हर्ट्स है, इसका मतलब होगा कि 1 सेकंड के अंदर 1 ऑसिलेशन हुआ, यानी 1 सेकंड के अंदर ये यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया, पार्टिकल हिल के अपनी जगह पे वापस आ गया। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकंड व्हाट वुड बी फ्रीक्वेंसी? तो इसकी अगर 1 सेकंड में 20 बार होता है तो क्या होगा इसकी फ्रीक्वेंसी? 20 हर्ट्स। क्या होगी? जी। You can recognize many familiar sounds with seeing the objects producing them. How it is possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors would make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Frequency तो आपको पता चल गई, amplitude, ठीक है। Can we differentiate sound on the basis of their amplitude and the frequency? Amplitude का हम बात करते हैं, क्या चीज़ होता है। Now suspend a small ये देखो, loudness of a sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. अभी हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड के ऊपर। सबसे पहले एक बार इसको वो कर, एक्स और वाई एक्सिस समझते हो सारी चीज़ें, है ना? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है ना आपको? आपको मैंने ये बताया है कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है, किसके थ्रू ट्रैवल करती है? एयर के थ्रू करती है। प्रोड्यूस कैसे होती है? वाइब्रेशन के कारण। सारी चीज़ किस चीज़ से बनी होती हैं? पार्टिकल से। अभी ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टक्कर मारते हैं और मान लो किसी चीज़ को आपने पीटा तो ये पार्टिकल एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, वाइब्रेशन होएगी। वाइब्रेशन क्या होती है? ऑसिलेशंस होती हैं। ऑसिलेशन क्या चीज़ होती है? टू एंड फ्रो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस आना, ठीक है। इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी। इसको नापते किसके अंदर है? हर्ट्ज के अंदर। यहाँ तक आ रहा है सबकी समझ में? अब ये मान के चलो कि आपने किसी चीज़ को, एक घंटी को बजाया, घंटी को रेज्यूम कर रखा है ना तूने? रेज्यूम कर रखा है? चालू कर रखा है, ठीक है। अब आपने घंटी को बजाया और घंटी की आवाज़ हवा के अंदर से ट्रैवल होते हुए आपके कानों तक गई, ठीक। अभी मान लो आपने घंटी को बजाया, यहाँ पे थी घंटी, इसको आपने स्टक करके बजाया तो इसके अंदर से जो वाइब्रेशंस थी, पार्टिकल्स इसके अंदर से ऑसिलेशन हुए बहुत सारे, और यहाँ पे जो हवा के जो पार्टिकल्स थे इसके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। वो उसमें कैसे होएगा? वो आएगा ऐसे करके। पहले मान लो ये पार्टिकल्स ये थे, इन पार्टिकल्स ने एक दूसरे को टक्कर मारनी शुरू करी और टक्कर मारने के बाद इनके अंदर भी ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस आ गए। इस वाइब्रेशन को दिखाते कैसे हैं? इस वाइब्रेशन को दिखाते हैं बेटा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दिखाते हैं। जैसे ही आपने किसी चीज़ को स्टक किया तो ये आपको साउंड वेव्स को हम ऐसे करके दिखाते हैं। ये आपके टक्कर मारने की वजह से दूर दूर तक ऐसे करके चलने लग गए, ठीक है। ऐसे इनका हम शो करते हैं, ठीक है। अभी लाउडनेस इसी चीज़ को बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड को हम क्या बोलेंगे बेटा? एम्पलीट्यूड एक्चुअल के अंदर आपका होएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द वेव। हम नारी जो, अच्छा ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, पानी की सतह है,
पानी की सतह के ऊपर आपने एक पत्थर मारा, पत्थर मारने से आपकी तरंगे ऐसे ऐसे उठनी शुरू होगी ना, है ना। इसी तरीके से जब हवा की जो वाइब्रेशंस हैं, ऑसिलेशंस हैं, वो इन पार्टिकल्स के अंदर, हवा के मौजूद पार्टिकल्स के अंदर ट्रैवल करेंगी तो ऐसे ही एक अनदेखी सी तरंगे उठनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और एम्पलीट्यूड किस चीज़ को बोलते हैं? मेजर ऑफ द हाइट, ये कितनी ऊंची ऊंची तरंगे उठ रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव कैन बी डिफाइंड एज द लाउडनेस और द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजिशन। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे जिनकी वजह से टक्कर मारने के बाद में ये इतनी दूर दूर ट्रैवल करेंगे, मतलब और ऊंचे ऊंचे, तो जितनी दूर दूर ऊंचे ऊंचे ट्रैवल करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? आपकी आवाज़ लाउड होगी। तो एम्पलीट्यूड आपको पता चल गया। एम्पलीट्यूड होता है जब पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट वेव की फॉर्म में जितनी ऊंची जाएगी उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसका दूसरा फॉर्म हम ये भी बोल सकते हैं कि इसे हम लाउडनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये होता क्या है? पार्टिकल्स की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मैक्सिमम कितना दूर तक टक्कर लगने के बाद में वाइब्रेट होते होते गया। जब एक ने दूसरे को टक्कर मारी, एक पार्टिकल ने, तो कितना दूर मैक्सिमम ट्रैवल होते हुए गया, इसको हम ऐसे हाइट्स के अंदर नापते हैं कि ये देखो इतना गया, ये इतना गया, ठीक है, ऐसे करके नापते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। आया सबके समझ? हर्षित आया समझ? Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound। और loudness क्या होती है? इस amplitude का मतलब ये जो height है, यहाँ से हम नापेंगे, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर आपने 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया आपने 1 2 3 4। पता है ना y एक्सिस x एक्सिस क्या होती है? तो मान लो वाइब्रेशन करने के बाद में जो कितनी ऊंची ये वेव्स उठी, ठीक है, मान लो यहाँ पे उठी 3, तो लाउडनेस हम क्या बोलेंगे? इस ऊंची उठी हुई वेव्स का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर, वो हो जाएगी आपकी लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या होता है एम्पलीट्यूड का? स्क्वायर। If the amplitude becomes twice, the loudness increased by the factor of 4। तो अगर हम किसी चीज़ की एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें, 2 गुना बढ़ा दें, तो उसकी आवाज़ कितनी बन जाएगी? 4। अगर हम 3 गुना बढ़ा दें तो उसकी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। 4 गुना बढ़ा दें तो 4 का स्क्वायर 16 गुना। आया समझ में? सबको कंसेप्ट आया? क्लियर? द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड एज डेसिबल। और इस लाउडनेस को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? डेसिबल के अंदर। किसके अंदर मेजर करते हैं? डेसिबल में। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग 10 डेसिबल, हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस लेने के कारण सबसे पहले क्या हुआ? ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का। ऑसिलेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी आ रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड के अंदर कितना टू एंड फ्रो मोशन है। फ्रीक्वेंसी के कारण क्या चीज़ हो रही है? एम्पलीट्यूड पैदा हो रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? स्क्वायर ऑफ लाउडनेस। तो कितनी आवाज़ आएगी उसको हम नापेंगे किसके अंदर? डेसिबल के अंदर। तो हम जब सांस ले रहे हैं तो 10 डेसिबल की आपका क्या रहेगी? लाउडनेस है। सॉफ्ट विस्पर 5 मीटर के डिस्टेंस के बाद ये वाला 30 डेसिबल। उसके बाद में नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल। एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल। पटाखे, मुर्गा छाप पटाखों के ऊपर आपने लिखा होगा साउंड लाउडनेस इज इक्वल टू 300 डेसिबल। लिखा देख लेना, मिल जाएगी पटाखों के ऊपर, जो जो पटाखे होंगे। ये होता है वो डेसिबल कि भैया इसका एम्पलीट्यूड के कारण जो लाउडनेस है वो जो दुगनी होके जो स्क्वायर के अंदर आएगी वो 300 डेसिबल होगी। तो आपको एक रेंज तक आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो, उसके बाद में आपके कानों के पर्दे भी फट सकते हैं, ठीक। उसके बारे में अबव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल। 80 डेसिबल के ऊपर कोई भी आवाज़ आपको स्ट्रेस देती है दिमाग को। जोर जोर से बोलते हैं ना, अरे क्यों चिल्ला रहा है यार, दिमाग में दर्द हो रहा है ना। 80 डेसिबल की जैसे ही आवाज़ ऊपर हो जाती है
आपको फिजिकली पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। और ये लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर। पता लग गया ना कैसे होती है? स्क्वायर के अंदर। और एम्पलीट्यूड क्या होता है ये भी आपको पता चल गया है। When the amplitude of the vibration is large, the sound produced is loud. When the amplitude is small, the sound produced is feeble. मतलब आप जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे साउंड उसकी स्क्वायर में होगी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, जितना आप एम्पलीट्यूड घटाओगे साउंड उतनी कम हो जाएगी। इसीलिए एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है रेडियो वगैरह के अंदर, है ना। एम्पलीफायर, वूफर्स वगैरह के अंदर इसी को यूज़ किया जाता है। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद इवन दैट ऑफ अ अडल्ट। ये देखो अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक बच्चा जब रोता है तो उसकी आवाज़ डिफरेंट आ रही है। हाँ, ऑफ कोर्स वोकल कॉर्ड और ये सारी चीज़ों का फ़र्क होता है, परंतु साउंड की लाउडनेस एक बच्चे की अलग होती है और एक आदमी की और एक औरत की एक अलग होती है ना, होती है ना ऐसे। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द शिलनेस और द पिच। और यही जो फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ थी? फ्रीक्वेंसी थी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। क्या था? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, यानी कि एक पार्टिकल 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन क्या था? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, अब यही फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है शिलनेस और पिच ऑफ साउंड को, कि भाई किसी की आवाज़ की पिच कितनी तेज है। पिच का मतलब होता है तीखापन। हमेशा याद रखना, लाउडनेस अलग चीज़ हो गई। लाउडनेस किसकी वजह से आएगी? एम्पलीट्यूड की वजह से। और शिलनेस किस और या फिर पिच किसकी वजह से आएगी? फ्रीक्वेंसी की वजह से। मतलब कि आपके ये देखो, 1-2 कंसेप्ट हो गए बेटा यहाँ पे। एम्पलीट्यूड तो हुआ कि भैया कितनी ऊंची ऊंची आपकी वेव साउंड के अंदर बन रही हैं, इसका स्क्वायर ये है एम्पलीट्यूड, और इसका स्क्वायर क्या डिसाइड करेगा? लाउडनेस। आया यहाँ तक समझ में? श्रिलनेस या फिर पिच क्या चीज़ होती है कि कितनी जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे आपस में कितनी दूर, मतलब कि कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, कितनी तेज तेज वाइब्रेट कर रही हैं। ठीक है, वो क्या डिसाइड करेगी? आपकी पिच। क्या डिसाइड करेगी? पिच। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज़ हायर, अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हायर है, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी ऐसे हिल रहा है एम्पलीट्यूड्स, वो सॉरी क्या कहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपनी जगह के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वी से दैट द साउंड इज शिल एंड हैज़ अ हायर पिच। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज लोअर, वी कैन से द साउंड हैज़ अ लोअर पिच। फॉर एग्जाम्पल, ड्रम वाइब्रेट्स विद द लो फ्रीक्वेंसी। अब ड्रम को बजाते हैं, उसकी आवाज़ कैसे आती है? डम डम करके। ठीक है, मतलब उसकी जो 1 सेकंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कम है। वहीं जब आप एक सीटी बजाते हो तो सीटी के क्या अंदर क्या होता है? 1 सेकंड के अंदर जो वाइब्रेशंस हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी आवाज़ क्या होती है?